हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल में। तो आज का यह वीडियो है वो कार्यालय परिचारी का सेट नंबर 4 है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। कार्यालय परिचारी में जो है वो 40 नंबर का होता है जीके, 30 नंबर का होता है मैथ और 30 नंबर का जो होता है वो हिंदी हो जाता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी और जीके को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मैथ का भी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम फुल सोल्यूशन के साथ उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग जीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो क्या है? तो ये हो जाएगा बरगद। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। और इसी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो हम आपको बता देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किससे मतलब किससे लिया गया है? तो वो हो जाएगा शक संवत। ठीक है, क्या हो जाएगा? शक संवत कैलेंडर। ठीक है। आप लोगों से बस इतना विनती है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, जो भी लिखवा रहे हैं, जो भी इतना इसमें इतना जगह नहीं है कि आप हम सब चीज़ लिख के बताएंगे आपको। आप लोग को हम बोलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा। चलिए, एक हो जाएगा सक्षमबद्ध, और नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो सभी को पता ही होगा कि वो हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। मोडवेट था, मतलब मोडवेट क्या था? तो मोडवेट है कोई उत्पाद करता। ठीक है। मोडवेट को जो है वो सबसे पहले 1986 में लाया गया था। ठीक है। इसको क्यों लाया गया था? इसका जो उद्देश्य था वो था दोहरे टैक्स को समाप्त करना। ठीक है। डबल टैक्स सिस्टम को जो है ना समाप्त करना था। ठीक है। आप लोग इस सब को नोट करते चलिएगा। आज का यह वीडियो 40 को इसमें जीएस कवर नहीं होगा, इसमें कम से कम 40 को क्वेश्चन से हम 100 से प्लस क्वेश्चन आपका क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो से आपका 10 कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आएंगे ही तो आएंगे। बस आप लोग एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध खुजारों की गुफाएं स्थित है, मतलब प्रसिद्ध जो खुजारों की गुफा है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध खुजारों की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसी टाइप में से एक क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता का गुफा कहाँ है। ठीक है। अजंता का गुफा कहाँ है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नहीं ऐसी। और एलोरा, एलोरा का जो गुफा हो जाएगा वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, दोनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के जो शासनकाल में था वो भारत में कौन आया था? वो हो जाएगा हेनसांग आया था। ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये जो होगा 606 ईस्वी से लेके इनका शासनकाल जो है वो 647 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हर्षवर्धन जो थे वो कौन से राजवंश से ताल्लुक रखते थे? तो ये पुष्यभूति राजवंश से ताल्लुक रखते थे। कौन से? तो पुष्यभूति राजवंश। ठीक है, पुष्यभूति, पुष्यभूति राजवंश। ठीक है। चलिए हम लोग और इनके जो दरबार में एक राजकवि थे। ठीक है, उससे भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। राजकवि वो बहुत इंपॉर्टेंट राजकवि थे। तो इनके जो दरबार के जो राजकवि थे उनका नाम है वान भट्ट। क्या चीज़? वान भट्ट। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, वान भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेगून क्या है? लेगून क्या है? तो यह एक छिछला झील है। छिछला झील वो होता है जो ये समुंदर का पानी एक तालाब के जैसा में बन जाता है और समुंदर से अलग हो जाता है। ठीक है, उसको छिछला झील कहते हैं, मतलब खारे पानी का झील भी आप कह सकते हैं। और भारत का जो सबसे फेमस छिछला झील है वो क्या हो जाएगा? उस चिल्का लेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। ठीक है, वो चिल्का झील हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप में अगर आप देखिएगा तो वो हो जाएगा एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप में अगर आपको देखना है तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? देखिए, अभी फिलहाल अगर 2019 से पहले की बात है तो वो 70 मिनट होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल 2019 के बाद वो 60 मिनट का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, वो 60 मिनट का है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों दे देते आप 60 मिनट का मारिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए, निम्न में से जो फिरोजपुर है, फिरोजपुर जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए इसी से एक और इम्पोर्टेंट कि मतलब कुछ शहर जो क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे है, तो आपको बोलते हैं हम चितम्बरम, सॉरी तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो है
वो किस नदी के किनारे है? तो ये जो हो जाएगा तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, कावेरी नदी। इसका एक और क्वेश्चन है वो जबलपुर। जबलपुर जो है, जबलपुर वो किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर का हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखिएगा, एक बार नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा जीएस का में से 4-5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। चलिए नासिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। नासिक जो है वो किस नदी के किनारे है? तो नासिक का हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति का जो संबंध है वो किससे? तो वो हो जाएगा अंडा से। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर, अंडा से। और दूध का हो जाएगा श्वेत क्रांति, तेल का हो जाएगा पीला क्रांति, और ये जो मत्स्य है मछली, मछली का हो जाएगा नीला क्रांति। और 2 क्रांति और एक्स्ट्रा है जो हरित क्रांति है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरित क्रांति हो जाएंगे मतलब खाद्य उत्पादन से, जिसमें गेहूँ, गेहूँ जो हो जाता है वो एकदम इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है, गेहूँ से। चलिए नेक्स्ट एक हो जाता है लाल क्रांति, ठीक है। लाल क्रांति जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मांस से, ठीक है, मांस से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस भाग, मतलब किसका भाग है? तो ये हो जाएगा चंबल परियोजना, चंबल परियोजना का भाग है। और चंबल परियोजना का और कौन कौन सा बांध भाग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राणा प्रताप बांध, ठीक है, कौन? राणा प्रताप बांध, ठीक है, राणा प्रताप बांध, ये भी चंबल परियोजना से है, ठीक है। इससे एक और बांध है जवाहर सागर बांध, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पढ़िए, जवाहर सागर बांध, ठीक है। चलो इससे एक और, इस मतलब इस चंबल वाले से मतलब एक और बांध है जिसको कहेंगे कोटा बैराज, ठीक है, इसको बोलेंगे कोटा बैराज। आप लोग इस सारी चीज़ को नोट करते हुए चलेगा, ये एग्जाम के प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी बात को हल्का में लीजिएगा नहीं, इस वीडियो से आपका 4 से 5-6 नंबर आराम से कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किस से संबंध है? तो वो जो बिहार के जो मतलब 1857 का जो क्रांति है वो हमारे जो देश का पहला ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसमें जो है कुंवर सिंह जो है बिहार से इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, बिहार से, तो इनका ताल्लुक जो बिहार से हो जाएगा। और 1857 के क्रांति का नेतृत्व कानपुर से जो थे, कानपुर से कौन कर रहे थे? तो कानपुर से हो जाएगा बाबा साहेब। बाबा साहेब कौन है? तो वह बाजीराव जी जो है, बाजीराव द्वितीय, उनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं, ठीक है, वो जो है बाबा साहेब, साहेब जो है वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और बाबा साहेब के ही जो एक सेनापति, मतलब सेना नायक बोल सकते हैं आप, वो थे तात्या टोपे, ठीक है, कौन? तात्या टोपे। ये भी आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तात्या टोपे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? भारत के जो हिंदी साहित्य है उसमें मैला आंचल वो किसकी रचना है? तो हो जाएंगे रेणु, रेणु जो है उनके रचना है, ठीक है। और इससे एक और इम्पोर्टेंट है कि गोदान, एक मिनट, गोदान, ठीक है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ मुंशी लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा आगे का। और एक हो जाता है मधुशाला, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो हो जाती है वो हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की पूरी, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है? द ओवल खेल मैदान जो है वो लंदन में अवस्थित है, ठीक है। और इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स कहाँ है? ठीक है, ईडन, ईडन गार्डन्स, ठीक है, गार्डन्स, ईडन गार्डन्स कहाँ है? तो ये जो हो जाएगा हमारा कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। ये हमारे देश का इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखिए थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी सबसे पहले आते हैं जनरल, ठीक है, जनरल के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि वायुसेना का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा पद किनके पास होता है, तो ये हो जाएगा चीफ, ये जो हो जाएगा एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल जो होते हैं, एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ मार्शल जो है वो वायुसेना के हैं, ठीक है। और एगो हो जाता है जल सेना, जल सेना के जो है उनको कह जाएंगे हम एडमिरल, उनको जो हम कहेंगे वो हो जाएगा एडमिरल, ठीक है, एडमिरल।
ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैदम होते हैं 1.829 मीटर्स, ठीक है, 1.829 मीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस सारे चीज़ को नोट करते हुए चलेगा, इसको हल्का में लीजिएगा नहीं बाबू, ठीक है। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का जो है आविष्कार है वो किसने किया था, ठीक है। इसका जो आविष्कार है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, निकोल न्याक ने किया था, ठीक है, निकोल न्याक ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेलुरियम। टेलुरियम जो है उसी समूह में है जिसमें यह है, मतलब इस ऑप्शन में से टेलुरियम के जो ग्रुप के और सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है इस ऑप्शन में है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। टेलुरियम कौन से ग्रुप का पार्ट है? तो टेलुरियम जो है 16th ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, उसी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सल्फर उसी में रहते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? मतलब साबुन द्वारा जो निर्मलन है वो कैसे होता है, उसका सिद्धांत बताना है। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से जो है हम लोग क्या नापते हैं, है कि नहीं? हाइग्रोमीटर से जो हम लोग नापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है, प्रत्येक गर्म वस्तु जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है वो गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदु साबुन का लवण होता है, मृदु साबुन का जो लवण है वो हो जाएगा पोटासियम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन का जो है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ पे काम करता है। वो हो जाएंगे ऑप्शन सी। एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा उसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पे के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का तार का गलनांक, मतलब फ्यूज का तार का जो गलनांक होता है वो कितना होता है? वो सबसे निम्न होता है। देखिए वो निम्न इसलिए होता है कि ताकि कहीं तार में शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले फ्यूज का तार जले और पूरा जो लाइन का कनेक्शन है वो कट हो जाए, इसीलिए इसका जो अति गलनांक सबसे निम्न रखा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पीएच मूल्य क्या है? दूध का जो पीएच मूल्य है वो हो जाता है 6.6। और दूध में क्या हम लोग पाते हैं? तो वो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वही टेकर का साम्राज्य है, मतलब वही टेकर का जो साम्राज्य इसमें से क्या है? यह हो जाएगा, ये तो सभी इनमें से सभी जो है वही टेकर के ही साम्राज्य के, मतलब उसी के ग्रुप के पार्ट है, ठीक है। फंगी, मेनेडा, पोर्टिस्टा ये सब उसी के है, ये सेल वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युद्ध प्रथम, मतलब पहले हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है कब आरंभ हुआ था? तो वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक था, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें अगर द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछते, हाँ इसमें अगर द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपको पूछते 139 से स्टार्ट होकर के मतलब 1945 तक का वो चला था, ठीक है। और विश्व युद्ध प्रथम में जो है कितने देश शामिल थे? तो वो उसमें 37 देश शामिल थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये जो चीन हो जाएगा, और गेहूं का भी प्रमुख उत्पादक चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के जो लेखक है वो हो जाएंगे हमारे महात्मा गांधी जी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 58 हो गया, और यहाँ यस 59 क्वेश्चन में है यहाँ पे। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? कागज बनाने का जो पहला कारखाना है यूरोप में कहाँ खोला? जर्मनी में खोला गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई हैं, आप लोग पूरा वीडियो तक बने रहिए और देखिए। अब हिंदी का भी पाठ करेंगे हम लोग। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे कावेरी नदी, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडार में समृद्ध है। तो खनिजों और कोयला, यहाँ पे हो जाएगा कोल, कोयला, यह ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कोयला भंडार पे समृद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त विधि है। सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो प्रयुक्त विधि है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका फोटो वोल्टिक हो जाएगा, ठीक है, फोटो वोल्टिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में तो सबसे पहले नगर निगम जो बनाया गया उसको पटना को बनाया गया, ठीक है, वहीं पर स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल आधारित है? मतलब किस देश से जो है ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? चलिए इसको जो मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको। ये कब हुआ था? तो ये 1968, ठीक है, याद रखिएगा 1968। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत के जो राज्य सरकार मतलब कोई स्टेट में जो है सबसे हाईएस्ट कौन होते हैं? तो वो मुख्यमंत्री जो है स्टेट के सबसे हाईएस्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोस्लाविया। ग्लोस्लाविया हो जाएगा इसका, ठीक है, ग्लोस्लाविया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या महत्व है? तो उसका स्थानीय स्वशासन का महत्व है, ठीक है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है रूरल एरिया पर रूल करने के लिए बनाया गया है, मतलब सब मैनेज करने के लिए कि कोई इशू ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेसिबल, डेसिबल जो है वो किसको नापने का मतलब यूनिट है? तो इसको जो है ध्वनि स्तर पर एक माप, ठीक है, ध्वनि ध्वनि को मापने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 3 कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, 3 कार्बन 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे बनता है? देखिए CH इधर हो जाएगा, ठीक है, ये CH है, एक CH नीचे हो जाएगा और एक CH इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये बीच वाला है वो एक ही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। उष्मा की एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का जो सबसे ज़्यादा एसआई मात्रक हो जाता है वो हो जाता है जूल, और एक जूल जूल में जो है वो कितना अर्घ होता है? वो तो 10⁻7 अर्घ हो जाता है, ठीक है। अर्घ EAR मतलब ऐसे ही कुछ होता है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, अर्घ हो जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग जो है अभी हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा सर्दी हो गया है ठंडा की वजह से। चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं। वान का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो वान का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही शब्द ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा सारंग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषता में कौन सा अशुद्ध है? निम्नलिखित की जो निर्दिष्ट विशेषता है, निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन अशुद्ध है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा चल, तलव्य और ये महाप्राण जो है ये एकदम अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाली वर्ण मतलब बोले जाने तले वर्ण को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा दंत्य, ठीक है। दांत और जीभ से मिलके बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग दंत्य कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है? ठीक है, ये इनमें से कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक। नहीं इसमें गुण नहीं, आई एम सॉरी, इसका जो जगह परिमाणवाचक विशेषण। जीवन भर, रात भर, ये जो हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण का हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है? वाक्य में जो वह है वो निश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का, एकदम निश्चित है कि वह बहुत अच्छा ही है, इसलिए इसको कहते हैं निश्चित वाचक मतलब निश्चयवाचक विशेषण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अयोगवा कहा जाता है, अयोगवा विसर्ग को, अंग अह को अयोगवा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का माधो होना का अर्थ, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है मतलब बहुत मूर्ख होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 78 है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निषेध अशुद्ध है? मतलब किसमें उपसर्ग का जो निषेध है वो एकदम अशुद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसका जो उपसर्ग है उसका एकदम निषेध है, ठीक है, मतलब अशुद्ध है, मतलब ये जो संधि विच्छेद है ये अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा नी धन, इसका जो है नी धन म आधा जो जीत, ठीक है, ये आधा जो है, ठीक है, ये आधा जो है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही कुछ, अरे पेन से डिस्प्ले पर ज़्यादा लिखने में बन नहीं रहा है इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें तत्पुरुष? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक जो है उसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो इसमें जो हो जाएगी ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आयुष्मती, ऑप्शन ए जो हो जाएगा एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो देव प्लस इंद्र, एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 83 क्वेश्चन नंबर आ गए। शताब्दी शब्द का उदाहरण है, शताब्दी शब्द है वो किसका उदाहरण है? द्विगु समास, द्वंद्व, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, कर्मधारय और द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा में से कौन सा समास है? ठीक है, तिरंगा कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, पहले हम लोग गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्चे की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र
गोदावरी आदि नदियाँ भारत के मैदान क्षेत्रों को मतलब मैदान क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल, आगे देखते हैं, बागों में पके फल बाहर भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। ठीक है, पलहारी का अर्थ क्या है? द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार। इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम से उपयुक्त में से सभी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, इसमें जो सही हो जाएगा सीता। सीता कौन है? तो उद्देश्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पदबंध है? तो इसमें से होगा संज्ञा पदबंध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में से जो है भाववाचक का उदाहरण ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ी देर सो लिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया मतलब, ठीक है, मतलब आचार्य विश्वनाथ जो थे वो अपनी रचना साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, उन्होंने 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है? रस मीमांसा के जो रचयिता, ऑप्शन ए हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? नौबत खाने में जो इबादत एक कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे यतेंद्र मिश्रा। यतेंद्र मिश्रा जो है इसके लेखक है। नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से बताया गया? तो ये बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध इस कहानी में बताया गया वो शहनाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 93 में शिक्षा और संस्कृति का पाठ, मतलब पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हो सकते हैं भाई? हमारे महात्मा गांधी है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे का देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है? महात्मा गांधी के जो अनुसार है शिक्षा का सर्वोत्तम साधन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सही मतलब अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम बिगु बिरथे जगी जन्मा कवि मतलब कविता के कवि कौन थे? तो इसका जो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी जो थे वो गुरु सिख धर्म के जो संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग, और इसके पहले गुरु थे गुरु नानक जो थे सिख धर्म के पहले गुरु और उनके संस्थापक थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक ने राम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता के किसके नाम की महिला का वर्णन किया? मतलब किसके नाम की महिला का वर्णन किया? उसमें जो है राम नाम की महिला का वर्णन किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका कविता के कवि कौन है? प्रेम यानी श्री राधिका के कविता के जो कवि है वो कौन है? तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रस खान है। ठीक है, कौन है? तो रस खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रेम यानी श्री राधिका कविता में माली मलिन किसे कहा गया था? राधा कृष्ण को जो है वो माली मलिन कहा गया है। ठीक है, मतलब राधा माली है और मलिन कृष्ण, ऐसे करके कुछ कहा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता के कवि कौन है? ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? इसका जो ऑप्शन सही है धनानंद जी है, धनानंद जी है। ठीक है, अति सुधो स्नेह के मार्ग है कविता में नेही किससे कहा गया है? मतलब नेही जो है किसे कहा गया है? तो नेही जो है सुजान को कहा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा सपोर्ट हो जाएगा। इससे हो जाएगा क्या कि हमारे पास भी कुछ साधन आ जाएगा तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी में कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है, जिससे आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो भी बहुत अच्छा से हो पाएगा। तैयारी तो नहीं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो सेट लगाते हैं ना। ठीक है, हम वो स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपके अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।